नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। लोकसभा चुनाव से पहले आज राज्यसभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग हुई और इनमें उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए विधायकों ने वोट डाले। और एक बार फिर बीजेपी ने अपना खेल आज दिखा दिया कि सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। जी हां, आज उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने फिर से विधायकों की खरीद फरोख्त के अपने खेल को जारी रखते हुए क्रॉस वोटिंग करवाई और हिमाचल प्रदेश में तो अब कांग्रेस की सरकार पर ही खतरे का दावा भी बीजेपी कर रही है। समुद्र तल में जाकर पूजा पाठ करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरातल पर अक्सर लोकतंत्र का गुणगान करते हैं और दावा करते हैं कि जनता के प्यार और बहुमत से वो तीसरी बार सत्ता में आएंगे। लेकिन राज्यसभा चुनावों के लिए भी विधायकों को खरीदने का दांव चलकर बीजेपी ने साबित कर दिया कि सत्ता हासिल करने के लिए वैध यानी लीगल तरीकों के अलावा और जो भी तरीके हो सकते हैं वो उन्हें आजमाएगी, भले ही ये लोकतंत्र के साथ धोखा क्यों ना हो। और धोखे की बात चली है दोस्तों, तो आपको बता दूं कि बीजेपी के सत्ता में आने पर पेट्रोल सस्ता और रुपए की कीमत बढ़ने का दावा करने वाले रामदेव को आज सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त फटकार लगाई गई है कि वो झूठे और भ्रामक विज्ञापन चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से कहा है कि आप में हमारे आदेश के बाद भी यह विज्ञापन लगाने की हिम्मत कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरे देश को आपने धोखा दिया, पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। खैर, पतंजलि से जरा इधर चंडीगढ़ की तरफ अगर बढ़े तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव हो या भ्रामक विज्ञापन हो दोस्तों, जहां कहीं भी धोखा हो रहा है वहां सुप्रीम कोर्ट को ही एक्शन लेना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार का सारा एक्शन लोकसभा और राज्यसभा में या विधानसभा में अपना वर्चस्व कायम करने का है। उत्तर प्रदेश में आज जो चाल बीजेपी ने चली उसकी शुरुआत आपने देखा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जयंत चौधरी को अपने पाले में करने से ही हो गई थी। इंडिया गठबंधन को छोड़कर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए और आज समाजवादी पार्टी के भी कुछ विधायकों ने यही काम किया है। इसका इनाम उन्हें आने वाले वक्त में यानी समाजवादी पार्टी के विधायकों को आने वाले वक्त में बीजेपी किस तरह इनाम देगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को धोखा देने वाले विधायकों पर समाजवादी सांसद डिंपल यादव ने एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा है। क्या कुछ लिखा है जरा दिखाता हूं आपको। वो साफ साफ कह रही हैं डिंपल यादव कि जिन लोगों ने समाज को अनैतिकता का पाठ पढ़ाया है, ऐसे लोग जिनके पास आदर्श नहीं हैं, वे लोग समय के चक्र का इंतजार करें और जनता के फैसले का इंतजार करें। ये कह रही हैं डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी की सांसद। और वहीं राज्यसभा चुनाव में वोट डालने पहुंचे समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। समाजवादी मुखिया यानी अखिलेश यादव ने कहा था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे खुद ही उसमें गिरते हैं। इसके अलावा इससे पहले जो बयान है, इस बयान से पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया था कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट, ये देखिए, हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और यह जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ हैं, यानी कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। ये बात यहां कह रहे हैं। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। ये साफ साफ यहां पर अखिलेश यादव अपनी बात रखते हुए फोटो जो है उसको शेयर करते हुए इस ट्वीट में। इतना ही नहीं, अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी आज ट्विटर पर लिखा कि अब अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच क्षेत्र की जनता, आप देख लीजिए, अब अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच क्षेत्र की जनता करेगी ताकि ऐसी भटकती हुई आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो जाएं। जी हां, ऐसी भटकती हुई आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो जाएं। तो शिवपाल यादव ने गद्दार विधायकों की भटकती आत्मा की शांति की बात कही है, तो दूसरी तरफ डिंपल यादव ने समय के चक्र की याद दिलाई और अखिलेश यादव ने बता दिया कि दूसरों के लिए खोदे हुए गड्ढे में खुद के गिरने का खतरा भी रहता है। दरअसल दोस्तों, ये सारी बातें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चेतावनी है कि जो आज सत्ता के लिए उसके साथ मिल गए हैं वो कल सत्ता जाने के बाद बीजेपी को छोड़ भी सकते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के लिए चली गई इस चाल से बीजेपी के चेहरे के नकाब जो हैं उतर गए हैं।
सत्ता के लिए उसका लालच अब खुलकर जाहिर हो गया है और यह साफ हो गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स या कारोबारियों से, दूसरे तरीकों से जो हजारों करोड़ों की कमाई बीजेपी को हुई है, उस धन का इस्तेमाल असल में लोकतंत्र को खरीदने के लिए बीजेपी कर रही है। एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स का जो नया चलन बीजेपी ने चलाया है दोस्तों, क्या लोकतंत्र में जनता उसे कबूल करेगी? एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ आज इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। बहुत कुछ है, बहुत सारी खबरें। जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो उधर गहमा गहमी का माहौल है उत्तर प्रदेश में और वैसा ही हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में एक सीट और उस सीट पर बहुत आसानी से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे थे, अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन वहां तीन एमएलए निर्दलीय और 6 एमएलए कांग्रेस के, इन 6 और +3 9 एमएलए को तोड़कर हॉर्स ट्रेडिंग करके कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी ने पेश कर दी। और इसके बाद वहां की जो काउंटिंग है दोनों प्रत्याशियों की, एक तरफ हर्ष महाजन जो बीजेपी के कैंडिडेट और अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के कैंडिडेट, दोनों के वोट आए 34-34। अब एक कैंडिडेट जो बीमार है, एक विधायक बीमार थे जिसको कांग्रेस लेकर आई थी हेलीकॉप्टर से वोट दिलाने के लिए, अब बीजेपी मांग कर रही है कि इनको हेलीकॉप्टर से लाया गया इसलिए इनके वोट को कैंसिल किया जाए और इस प्रकार बीजेपी वहां अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। इसी चर्चा के दौरान वहां से क्या कुछ खबरें आती हैं महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश से और इधर उत्तर प्रदेश से, ये सब हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्या जो चल रहा है चुनाव से पहले बीजेपी का जो असली चेहरा सामने आ रहा है, उसी का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी, अनिल सिन्हा जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब का है और यूट्यूब जो है पिछले 5 घंटे से डाउन है। धीरे धीरे यूट्यूब रिकवर कर रहा है। जैसे जैसे ये नोटिफिकेशन आप तक जाएगा आप जुड़िए। ऐसे भी आप 7 बजे आते हैं और जुड़ते हैं, तो उम्मीद है कि हमेशा जिस संख्या में जुड़ते हैं उसी संख्या में आज भी हमारे साथ आप रहेंगे। लेकिन आज बीजेपी के उस चेहरे का पर्दाफाश होगा जिस चेहरे के जरिए बीजेपी हर चुनाव में खड़े होती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का जो आज हुआ, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकल बॉडी का चुनाव। इन तमाम चुनावों की हम बात यहां कर रहे हैं। सबसे पहले आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, कैसे देखते हैं आप इन तीनों राज्यों के चुनाव? 3 राज्यों में 15 सीटें, कर्नाटक की 4 सीटें सुरक्षित, उसको छोड़ देते हैं, किनारे रखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना? उसका जो सारा का सारा कौशल है, राजनीतिक कौशल है, वो इसी में आकर सिमट गया है। और ये एक बहुत बड़ा सबक है बाकी लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के नाम से आप एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं 2024 में। ऐसी निर्णायक लड़ाई कि आर या पार की लड़ाई है। अगर सब लोग मान रहे हैं कि अगर ये चुनाव आप हार गए तो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। शायद इन लोगों ने ये सोचा होगा उत्तर प्रदेश में भी और हिमाचल प्रदेश में भी कि एक तरह से सब कुछ बड़ा स्पष्ट है, संख्या बल के अनुसार हो सकता है कि हमारे जो सांसद हैं वो चुन लिए जाएं। लेकिन आप ये देखिए कि कितने गुपचुप तरीके से और कितने बिना किसी को पता चले, बिना किसी शोर शराबे के भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसने अपना खेला कर दिया। ये सावधान भी रहने की जरूरत है, सबक भी लेने की जरूरत है। अब जो नतीजे हैं वो तो आ गए, आप इसे बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आपको अगर 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की इतनी, मतलब ये निराशा की भी बात है, हम इसे बहुत सारी चीजें पॉजिटिव ये देखते हैं कि आगे जाकर जो होगा, जिसको हम एक पोएटिक जस्टिस की बात करते हैं। लेकिन पोएटिक जस्टिस के लिए कितना इंतजार लोकतंत्र करेगा और क्या वाकई पोएटिक जस्टिस ऐसे माहौल में हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये भी एक बात है। तो जो प्राकृतिक न्याय है, बहुत सारे लोग इन चीजों को संतोष भाव से कह देते हैं कि भाई ऊपर वाला देख लेगा, आगे जाके जो होगा वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अन्यायी लोगों को उनका फल मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल इसमें इन सब चीजों को आपको एक तरफ रख के आपका विश्वास हो सकता है इस तरीके का, लेकिन जिस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण चुनाव है, उन महत्वपूर्ण चुनाव में अगर आप सावधान नहीं रहे और अगर इसी गफलत में रहे कि हाँ हमारे पास संख्या बल है, हम इतने सांसदों को जिता के ले आएंगे, आप जान लीजिए कि हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी अप्स एंड डाउन्स में अपनी हार और जीत के बावजूद अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आती। ये हम सबको जान लेना चाहिए। जान चुका है, देश जान चुका है, हम तो क्या करेंगे, हम तो केवल समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई में आप उतरे हैं,
तो आपको एक ख्याल रखना पड़ेगा। क्यों नहीं आपने अपने उन विधायकों को ठीक से पकड़ कर रखा, क्यों नहीं उन्हें सावधान किया, सचेतक क्या कर रहे थे, ये सब आने वाले समय में होगा। ठीक है, जो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमने तीसरा उम्मीदवार इसी के लिए उतारा था, देखने के लिए कि कौन अंतरात्मा की आवाज पे काम करते हैं और कौन जो है हमारे साथ है, कौन पीडीए के साथ है। ये जांच परख जो है आप बाद में करते रहिए, फिलहाल तो ये होता है कि आपका मनोबल गिरता है। और इसको आप, जिसको हम बार बार कहते हैं कि एक तरह से जो हेडलाइन मैनेजमेंट है, अब आप इसको देखिए कि कल किस प्रकार से अखबारों में क्या आने जा रहा है, इसकी कल्पना आप और हम कर सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी बताएगी, इसको प्रचारित करेगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो एक जो समर्थक वर्ग है मीडिया में, वो बताएगा कि किस प्रकार से पटखनी दे दी, इंडिया जो है वो परास्त हो गया, फला ढेगान जो है। मेरा केवल ये कहना है कि अब जो हो गया वो तो हो गया, आपको एक एक चीजों के लिए सावधान रहना पड़ेगा। क्या आपको चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कोई आपने सबक नहीं लिया था कि वहां पर भी जिस स्तर तक वहां का पीठासीन अधिकारी जा सकता है, तो आपको इस महत्वपूर्ण चुनाव में सावधान तो रहना चाहिए था। अब देखिए अंतरात्मा की आवाज किसकी कहां तक होती है, क्या होती है, वो तो बात की बात है। फिलहाल ये कड़वी सच्चाई है और आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा सबक है इंडिया गठबंधन के लिए और सभी विपक्षी दलों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं। राजीव जी। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर साहब आप किस ढंग से देखते हैं इसको? और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जिस प्रकार आज का चुनाव और उसमें भी देखिए बहुत मतलब यहाँ बहुत आसानी से हिमाचल प्रदेश में अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के कैंडिडेट वो जीतते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बीजेपी यहाँ अपने कैंडिडेट को उतारकर और इस खेल में ऐसे कूद कर और हॉर्स ट्रेडिंग, इसी को तो कहते हैं खरीद फरोख्त, जिस प्रकार हो रहा है, इसको कैसे देखा जाए? क्या लोकतंत्र इस हिसाब से जिंदा रहेगा? एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी आपका स्वागत करता हूं। और सीधे डॉक्टर साहब क्या कुछ देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? देखिए राजीव जी, हम सब देख रहे हैं कि पिछले 8-9 सालों में लोकतंत्र जहां पहुंचा दिया गया है, उसके हर घटना के साथ, हर आयोजन के साथ, हर चुनाव के साथ एक न एक पायदान नीचे और उतरते चले जा रहे हैं। हम हमारे देश में इस समय सत्ता में बैठी पार्टी, सत्ताधारी नेता लगातार रसातल की ओर ले जा रहे हैं लोकतंत्र को। डॉक्टर पासपोर ने जो कहा है, कल के अखबारों में हेडलाइन मैनेजमेंट हम देखेंगे तो डॉक्टर साहब कल क्यों, हमें आज ही देखने को मिल रहा है। जी। इस वक्त मुख्यधारा की जो थंबनेल्स हैं, उनकी जो हेडलाइंस हैं, आप देख लीजिए। वहां तो हिमाचल प्रदेश की सरकार चली ही गई है। बड़े बड़े चैनल्स ने कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया, एक तरह से उसको खतरे में बता दिया गया है और बहुमत साबित करना पड़ेगा। उनके इतने विधायक 3 निर्दलीय 6 कांग्रेस विधायक रवाना हो गए, पंचकूला रवाना हो गए, ये सब हेडलाइन आज से शुरू हो गई। मैं राजीव जी आपकी बात से और दीपक पासपोर जी की बात से सहमत हूं कि जब मालूम है कि एक शहर के मेयर के चुनाव तक में वे लोग किसी भी स्तर तक उतर सकते हैं, तो राज्यसभा जैसी चीजों के लिए किलेबंदी, मोर्चेबंदी उस हिसाब से करना चाहिए थी, जैसे कांग्रेस ने कर्नाटक में की। कर्नाटक में डीके शिव कुमार जैसे आदमी को बिल्कुल कहा जाए तो लठ लेकर अड़ा दिया गया मोर्चे पर, वहां वे आसानी से जीतकर आ गए। बिहार में भी उलटफेर हुई है, बिहार को शायद हम छोड़ गए हैं, 2 कांग्रेस के विधायक और एक आरजेडी का विधायक छोड़ गए हैं पार्टी। उत्तर प्रदेश में जो हुआ सबके सामने है। अंतरात्मा की आवाज का जुमला एक बार भारत की राजनीति में सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था राष्ट्रपति के चुनाव में, और कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी की हार हो गई थी। इंदिरा गांधी ने अपने प्रत्याशी को चुनाव जिता दिया था। लेकिन तब का दौर और आज का अंतरात्मा की आवाज सुनने का दौर, इसमें जो उत्तर प्रदेश में बात आ रही है, रविकांत जी ज्यादा बताएंगे, वो आवाज किस शक्ल में विधायकों ने सुनी है। वो जो धन्ना सेठ, जो जिनका नाम ही संजय सेठ है, वे बिल्डर हैं, क्या क्या इसके पीछे हुआ होगा, क्या क्या चीजें उपकृत करने के लिए दी गई होंगी, और ऐसे ऐसे लोग दल बदल करके जा रहे हैं। एक सज्जन समाजवादी पार्टी के विधायक, वे कह रहे हैं मेरे पिता का साथ दिया मुलायम सिंह जी ने और पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। आज उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुन ली है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया नाम के गठबंधन के मनोबल को तोड़ने के लिए राज्यसभा की सीटों में ये हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आप कह रहे हैं, ये सब किया गया है।
ताकि एकजुटता जो पिछले 7 दिनों में दिखाई दे रही थी, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस और दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी बांट लिए, सीटें बांट ली, दिल्ली में सीटों का बंटवारा हो गया, बिहार में भी होने वाला है। ये जो बढ़त दिखाई दे रही थी इंडिया गठबंधन की, उसको रोकने के लिए राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी ने ये सब कुछ किया है। ऐसा ही होता रहा राजीव जी, जो हम हमेशा हम और आप सब कहते रहे हैं। तो लोकतंत्र सिर्फ एक प्रतीक बचेगा अपने देश में, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा 2024 के बाद। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होता रहा तो 2024 के बाद क्या कुछ होगा वो एक चिंता का विषय है, जो चिंता आप जाहिर कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और प्रोफेसर रविकांत जी, आप उत्तर प्रदेश को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। लखनऊ में जो कुछ चल रहा है इस वक्त, एक तरफ वोटों की गिनती फिर से शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में वोटों की गिनती जो है वो रुकी हुई है और वहां पर बवाल मचा हुआ है। एक वोट कम करवाने में बीजेपी जुटी हुई है कि किसी तरह एक वोट कांग्रेस के कम हो जाए, और उसके साथ साथ बीजेपी के कैंडिडेट हर्ष महाजन जो हैं वो जीते हुए यहां दर्शा दिए जाएं, दिखा दिए जाएं, ताकि कांग्रेस का कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी वो हार जाएं। तो उधर की बात है जरा, लेकिन ओवरऑल इसको कैसे देखा जाए? क्या यहां से एक चिंता की लकीर जो है वो विपक्ष के खेमे में उभरते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि एक मनोबल जो बढ़ा हुआ था, क्या यहां से मनोबल डाउन होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि किसी भी ढंग से यहां चुनाव जीतना है, एन केन प्रकारेण, साम दाम दंड भेद सबके साथ, और वो साफ यहां बीजेपी दिखा रही है। हिमाचल प्रदेश में दूसरे कैंडिडेट को उतारना, 3 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का जीत रहा हो, उसके सामने 8वें कैंडिडेट को लेके आना, मतलब 7 और 3 का मामला था उत्तर प्रदेश में, और 8वें कैंडिडेट धन्ना सेठ, जिनका नाम सेठ साहब, जिनके बारे में कह रहे थे अभी डॉक्टर राकेश पाठक, उनको उतारना, ये सब कुछ तो पहले से यानी तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा होगा प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये अटल आडवाणी वाली नहीं है, ये मोदी और शाह की भाजपा है। इन्होंने जो काम किया है भाजपा पर और पूरे देश पर, मैं कई बार कहता हूं कि ये गुजराती उपनिवेशवाद में तब्दील हो गया है देश। एक वो हिंदुत्व का उपनिवेश भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हमेशा जब आप इस तरह का कदम उठाते हैं कि आप मैंडेट को हाईजैक कर लें, खरीद लें, गन पॉइंट पर बदल दें उसको, लेकिन गलतियां तो होती हैं, इनसे भी होती हैं। और मैं हिमाचल के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जो भी इन्होंने किया है, एक सीट के लिए विपक्ष को मजबूत कर दिया राजीव जी। अखिलेश यादव जिन लोगों से घिरे हुए थे, जो आस्तीन के सांप बने हुए थे, जो बार बार अखिलेश यादव को गुमराह कर रहे थे, जिनकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर चले गए, पल्लवी पटेल नाराज हो गई, वो आज असलियत दिखा करके एक्सपोज हो गए और अखिलेश यादव को वो असलियत अब समझ में आ गई। और मुझे लगता है कि इसके बाद अखिलेश यादव और ज्यादा मजबूती के साथ अभी उभर करके आने वाले हैं जी। वो जो पीडीए की राजनीति वो जो कर रहे थे, उसमें जो सेंधमारी हो रही थी, वो सेंधमारी अब खत्म होने वाली है। और ये भी संभावना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वापस पार्टी में आ जाएं। आज नहीं तो कल 2-4 दिन के भीतर आप इसको सुनिएगा, इस खबर को ब्रेक करिएगा जी। पल्लवी पटेल की जो नाराजगी थी वो भी दूर होगी इसके बाद। और फिर एक जो बहुजन एकता है जिसकी कोशिश अखिलेश यादव कर रहे थे, वो इस प्रकरण से बनेगी। जो नाराजगी अखिलेश यादव से लोगों की हुई थी, क्योंकि यहां अखिलेश यादव ने गेम खेल दिया, बीजेपी संजय सेठ को लेकर के आई, लेकिन जो तीसरे नामांकन हुआ था रामजी लाल सुमन का, जो बड़े सीनियर दलित नेता हैं मुलायम सिंह के साथ जिन्होंने राजनीति की, उन रामजी लाल सुमन की सीट फंस रही थी, जिसको अखिलेश यादव ने पहले नंबर पर रखा और उनको क्लियर कर दिया, जया बच्चन को क्लियर कर दिया। उसमें आलोक रंजन की सीट फंस गई, लेकिन आलोक रंजन के खिलाफ ही पल्लवी पटेल ने मोर्चा संभाला था। अब जो अखिलेश यादव ने जो कदम उठाया, उससे उन्होंने दलितों को बड़ी खुशी दे दी, जो नाराजगी थी उसको खुशी में बदल दिया। और इधर स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी
पटेल की भी नाराजगी दूर होगी और इससे अखिलेश यादव मजबूत होंगे। अखिलेश यादव मजबूत होंगे तो इंडिया मजबूत होगा, और इंडिया मजबूत होगा तो डेफिनेटली ये फायदा पूरा विपक्ष को जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अगर 3 दर्जन सीटों पर भी इंडिया अलायंस चुनाव जीतता है तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये सब जानते हैं। हां, ये जरूर है कि जो आज हुआ वो बहुत संभावित था, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई, अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये हो रहा है, ये तो चल रहा है, डंके की चोट पर चल रहा है। अमित शाह को इसीलिए जाना ही जाता है कि साहब अगर मैंडेट हमको नहीं मिला तो फिर हम जो भी करेंगे लेकिन लेकर के आएंगे। विधायक खरीदे जाते हैं, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जो होता है, तो इस चुनौती को जरूर विपक्ष को समझना चाहिए और मुझे लगता है कि उसकी तैयारी भी करनी चाहिए कि हमें इस चुनौती से कैसे मुकाबला करना है। लेकिन आज के प्रकरण का उत्तर प्रदेश में तो फायदा इंडिया को होने जा रहा है। फायदा इंडिया को होने जा रहा है। प्रशांत टंडन जी, कैसे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राज्यसभा चुनाव? अभी तो लोकसभा बाकी है, बहुत बड़ा चुनाव बाकी है 15 सीटों के लिए। जब एक मेयर पद के लिए बीजेपी क्या कुछ कर सकती है, नाम लेके हम कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये ऑलरेडी सब कुछ सबूत के साथ वहां सामने आ चुका है। उस हिसाब से तो 15 सीट और आगे तो 542 सीटें हैं। प्रशांत जी। जी, मैं सहमत हूँ बाकी हमारे साथियों से कि मोदी युग में राजनीति का पूरा पूरा अपराधीकरण हो गया है। यह अपराधीकरण नहीं है तो क्या है? आप एमएलएस को अगवा कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती वोट दिलवा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल राजनीति का अपराधीकरण है। और दूसरी बात की जो उत्तर प्रदेश में हुआ, कहा जा रहा है अंतरात्मा की आवाज़ है। राजीव जी, जरा उन लोगों को देखिए जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ की बात की है। ये आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की अंतरात्मा इलाके के एसएचओ के पास होती है। जिसके पास पुलिस है वो सबकी अंतरात्मा को सही कर देता है। तो ये पुलिस के दबाव में इनको कोई ने वोट दिया है इन लोगों ने, पहली बात। दूसरी बात कि इनको कोई पारितोषिक नहीं मिलने जा रहा है जो क्रॉस वोटिंग किया उत्तर प्रदेश में। इनका इस्तेमाल हुआ है, इनको बीजेपी कूड़े के डब्बे में फेंक देगी कल। क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति इस देश में हो रही है, ये इररिलेवेंट लोग हैं जी। ये तो अखिलेश यादव इनको ढो रहे थे। ये केवल अपराधी अगर चुनाव जीत जाए तो नहीं होगा, नहीं हो सकता। सिर्फ अपराधी होने से चुनाव नहीं जीत सकता कोई, उसका सामाजिक आधार भी होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जो बात पीडीए की कर रहे हैं अखिलेश यादव, जो राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, ये जो लोग हैं, कोई पांडे, कोई सिंह, कौन कौन, मैं तो नाम भी नहीं जानता इन लोगों के। इन लोगों का क्या भविष्य राजनीति में? आज की राजनीति में तो कोई भविष्य नहीं है। हिमाचल में जरूर देखिए, जो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बात सही है कि पूरे चुनाव प्रक्रिया का चंडीगढ़करण हो चुका है। सब जगह जो है अनिल मसीह बैठे हुए हैं। मुझको तो अनिल मसीह के चेहरे में भी मोदी साहब ही दिखाई देते हैं। तो ये एक बड़ा जो है त्रासदी हमारे देश में है। अब इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। इसको कहा जाएगा कि ये बीजेपी में कांग्रेस ने अपने एमएलए संभाल के नहीं रखे। तो ये वैसी ही बात है कि भाई चोर तो चोरी करेगा, आपने ताला क्यों नहीं लगाया था। तो ये तो अजीब सा आर्गुमेंट है। दूसरी एक जो बड़ी खबर जो आपने दी, रामदेव के विज्ञापनों पर प्रतिबंध जी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये वास्तव में बड़ी खबर है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद राजीव जी, ये बीजेपी को और मोदी साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दूसरा बड़ा झटका है। वो ऐसे है कि रामदेव की कंपनियों के सहारे मोदी जी का गुणगान करने वाले, बीजेपी के गुणगान करने वाले नोएडा के चैनलों को
हजारों करोड़ के विज्ञापन मिल रहे थे। वो पैसा क्या क्या किसका था, किस रूट से मिल रहा था, मुझे जानकारी नहीं है। क्या वो पैसा केवल रामदेव का ही था? क्या वो रामदेव का विज्ञापन इसलिए चल रहे थे कि चैनल जो है वो मोदी का गुणगान करेंगे 24 घंटे? क्या वो विज्ञापन इसलिए मिल रहे थे चैनलों को कि वो विपक्ष को और राहुल गांधी को नीचा दिखाएंगे? जी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से मिला है आज, दूसरा बड़ा झटका इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद, रामदेव के विज्ञापन बैन करने में। वाकई और नोएडा में मातम होगा राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। नोएडा ही नहीं, ये देश भर के तमाम अखबारों में और चैनलों में रामदेव के विज्ञापन और रामदेव के विज्ञापन के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी का ही प्रचार प्रसार होता रहा। और आज जिस प्रकार का झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और सीधे शब्दों में लताड़ कह सकते हैं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब पूर्ण रूप से रामदेव के विज्ञापन, पतंजलि के जो विज्ञापन हैं उसको बैन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। विज्ञापन से इतर यहां दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जरूर बंधी रहती है, और जो कुछ यहां हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त की जो बातें हम देख रहे हैं सुबह से, और जैसे क्रॉस वोटिंग होती रही दिन भर 5 बजे तक, और उसको लेकर बहुत तरह की बातें उत्तर प्रदेश से और हिमाचल से, दोनों जगह से। हिमाचल प्रदेश में तो वहां सरकार के ऊपर खतरा मंडराने वाली बात कही जा रही है, और सुक्खू के 6 विधायक जो हैं उनको लेकर और 3 निर्दलीय को लेकर पंचकूला पहुंचाया गया है। और ये काम सुक्खू यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, सुक्खू वहां के आप जानते हैं मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से हुआ है। और कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार ऐसा सब कुछ कर रही है, ये आरोप भी लगाया गया है। आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास। अनिल जी, कैसे देखा जाए इस खरीद फरोख्त को, और क्या इसी खरीद फरोख्त के तहत हम लोकसभा चुनाव भी देखेंगे? जो कुछ चल रहा है, यहां तो आप विधायकों को खरीद रहे हैं, वहां लोगों के वोट आप खरीदते हैं, लोग बिके ना बिके तो आप मशीन इधर से उधर कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं। और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो बैलेट पेपर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, करने की क्या करके आप 8 वोट, 36 में से 8 वोट आप वहां कैंसिल कर देते हैं। बाद में बैलेट पेपर का मामला था तो वहां पर सब कुछ सामने आ गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, वरना कौन जानता है ईवीएम से जो होगा खेल तो उसको कौन देखेगा, कौन जानेगा। तो वैसे में कितना चिंतनीय है आज का ये चुनाव, और इससे आगे कैसे जो है खासकर विपक्ष सबक ले? इसमें देखिए, चिंता की सबसे बड़ी बात जो सब लोगों ने रखी वो ये है कि खुला खेल फर्रुखाबादी, मतलब कि आप राम मतलब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, राम राज लाने की बात करते हैं, और 11 दिनों का अनुष्ठान करके अपने चित्त को शुद्ध करने की बात करते हैं, मतलब इतनी आसानी से। और उसके बाद जो अभी आपने वो देखा ही कि किस तरह से पानी में डुबकी लगा करके उन्होंने भगवान की आराधना की। और काम जो आप करते हैं उसमें एकदम क्लियर पैटर्न है। पैटर्न ये है कि जो भी अपराधी है, जो भी मतलब असामाजिक है एक तरह से या बेईमान है, उसको आप संरक्षण देंगे, क्योंकि यहाँ भी जो शख्स है जिनको बनाया वो वैसा ही है। जैसे अशोक चौहान को लाया तो अशोक चौहान मतलब कम से कम राजनीतिज्ञ है, और ये तो बकायदा है ही, मतलब इनके पृष्ठभूमि के इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो आराम से मतलब वो करते जाना है, और लोकतंत्र को कहीं से मतलब उसको खड़े नहीं होने देना है। लेकिन मैं इसमें एक चीज जो रविकांत जी ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जो सामाजिक समीकरण जो है जो लगातार बदल रहे हैं, और वो जो ग्राउंड पर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जाति जनगणना सामाजिक न्याय का जो सवाल उठाया है राहुल गांधी ने, और जिस तरह से अखिलेश वगैरह उससे आए हैं, तो वो भी इसमें रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि वही लोग छोड़ करके गए जो लोग निश्चित तौर पर ये जो राहुल गांधी का अभियान चल रहा है, सामाजिक न्याय का जो समीकरण बन रहा है उत्तर प्रदेश में या बिहार में भी, अभी जो कांग्रेस के लोग का एमएलए जो छोड़ करके गए हैं, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से आप समझ सकते हैं, पहले भी जो नीतीश के पक्ष में गए थे, कि एक जो सामाजिक जो रीअलाइनमेंट होता है वो चालू है, और ये कम से कम इसके पक्ष में। लेकिन ये चेतावनी जरूर सबके सामने है, विपक्ष के सामने, कि चुनाव अगला मतलब जो आ रहा है उसमें भी बिना किसी मतलब शर्म के वह ऐसी स्थिति बनी रहेगी
ईवीएम हो या चाहे इलेक्शंस का, अभी तो बाकी ही है कि इलेक्शन जो डिक्लेयर किया जाएगा वो किस तरह से उसको फेज में बांटते हैं और किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, तो वो भी रहेगा। और दूसरा है क्या कि अभी जो जिस तरह से उद्घाटन और ये चल रहे हैं, ईडी चल रहा है, उसका स्पीड क्या रहेगा, उसको कैसे वो लोग करते हैं, सारा कुछ मतलब चुनाव पर डिपेंड करेगा। लेकिन उसमें पॉजिटिव बात है कि जैसे रामदेव को जिस तरह से उन्होंने रोका, ये सही कहा कि सबसे मातम जो है, कोई किस मतलब कहीं भी ये खबर नहीं चल रही है ठीक से, तो नहीं, बहुत कहीं ने तो पूरा ब्लैक आउट करके रखा हुआ है और एक आध जगह सिर्फ खबर दे रहे हैं, कोई इस पर चर्चा नहीं है मीडिया में। और ये उनको एक बहुत बड़ी चपत लगी है, क्योंकि इससे उनका जो सोर्स एक तरह का आउटसोर्सिंग करके रखा था इसका प्रचार का, क्योंकि वो पैसा देता था और कुछ चैनल तो उसी पर डिपेंड करते हैं। मुझको लगता है कि उनका बड़ा मेजर पैसा वहां से आता होगा रामदेव के जरिए, वो उनको रोका है। लेकिन ये मैं आपको कहूंगा कि इसमें मीडिया और भी एक्सपोज होता जा रहा है। वो जो चल रहा है सब पे कि खेला होगा, खेला नहीं खिलवाड़ हो रहा है लोकतंत्र को, और उसको भाषा उसकी देखिए कि वो जो है खेला खेल और मतलब प्रहार हार हुई, इस टाइप का चल रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि मीडिया को कैसे और काउंटर करता है विपक्ष, उसको ये ध्यान देना पड़ेगा अभी आने वाले चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया को कैसे कंट्रोल करता है विपक्ष, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। और विपक्ष की बात जब होती है तो क्या यहाँ से विपक्ष को कोई सबक मिल रहा है, विपक्ष क्या यहाँ से कमजोर हो रहा है या विपक्ष यहाँ से मजबूत हो रहा है? अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखा जाए? राजीव जी, अगर चुनावी दृष्टि से फिलहाल देखा जाए, राज्यसभा की दृष्टि से, तो विपक्ष कमजोर हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है उससे ये है कि भाई उत्तर प्रदेश में भी एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने झटक ली और हिमाचल में भी सीट जो है वो झटक रही है, जबकि वहां एक ही सीट थी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो विपक्ष को आप कमजोर कह सकते हैं। लेकिन यदि 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें राजीव जी, तो मुझे लगता है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सारी रीति नीति जो है वो एकदम फिर स्पष्ट होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए और सत्ता को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। ये चीजें अब जनता के सामने आ रही हैं। आज दिन में अखिलेश यादव जो बात कह रहे थे और जिस तरीके से प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा दिन में कि भाई जनता जो है वो इलाज कर देगी सबका जो है, तो निश्चित तौर पे अब ये रास्ता वो तैयार किया जा रहा है कि जनता को ही अब इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि अब विपक्षी दलों के हाथ में इलाज करना नहीं है। जिस तरीके की रीति नीति से अपनाई जा रही है, इसका इलाज अब जनता के ही हाथ में है और जनता ही अब कोई भारतीय जनता पार्टी का कायदे से इलाज कर सकती है। तो मुझे लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें जनता आगे बढ़ करके और काफी आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी का इलाज कायदे से करेगी, ताकि जनता के मतों पे इस तरीके से डाके जो नहीं पड़ पाए। क्योंकि ये राजीव जी शुद्ध रूप से देखा जाए तो ये जनता का जो विश्वास जनता ने जो अपना व्यक्त किया, जनता ने जो अपना मत व्यक्त किया, ये सीधा सीधा उसका अपहरण है कि जनता ने वोट किसी को दिया था, जनता ने सरकार किसी की बनाई थी और आप उस वोट के जरिए जो है वो आप उस पर डाका डाल करके और अपनी आप सरकार बनाना चाह रहे हैं। आज देखिए कि सुबह जिस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, यानी खुलेआम जो वो कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ जो आना चाहता है उसका स्वागत है। एक तरीके से आप ओपनली जो है कह रहे हैं कि जो भी क्रॉस वोटिंग करना चाहता है उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उधर जो जयंत चौधरी है जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, वो ट्विटर पर लिख रहे हैं कि उनके पार्टी के सभी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। यानी आप अपने मतों का जो वो ओपनली बता भी रहे हैं कि आपने किसको वोट दिया। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अगर इस देश में कहीं बचा है और उसकी आंखें और कान हैं अगर चुनाव आयोग की, तो उस चुनाव आयोग को केशव प्रसाद मौर्य और जयंत चौधरी दोनों के इन ट्वीट का जो है वो निश्चित तौर पर संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से गोपनीयता जो है मत की उसका जो उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये भी एक मसला है। लेकिन चुनाव आयोग राजीव इसका संज्ञान ले या ना ले, लेकिन जनता इसका संज्ञान मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर लेगी और 2024 के चुनाव में जो है वो अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए आगे काम करेगी। क्योंकि चुनाव से पहले राजीव ठीक है, इन चुनाव से पहले आप देखिए कि मुझे लगता है शायद 10 या 12 मार्च तक जो घोषणा हो जानी चाहिए चुनाव की, आज हो रही है 27 हो रही है, यानी अधिकतम 15 दिन बचे हैं कि चुनाव की घोषणा होनी है, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की धतकर्म जो है वो क्या 15 मार्च तक भी रुकेंगे और 15 मार्च के बाद भी रुकेंगे, ये देखना होगा।
आज ही ईडी ने जो है राजीव जी अरविंद केजरीवाल को 8वां समन फिर जारी कर दिया है जी। कि 4 मार्च को आप आइए और आप आकर के फिर कीजिए, जबकि केजरीवाल जो है वो हाजिर नहीं हो रहे हैं और लगातार वो यही कह रहे हैं कि आप हम पे दबाव मत डालिए, हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले जो एक हवा बन रही थी और बन रही है अभी भी कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, उसके अंदर सीटों का बंटवारा कायदे से हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के सामने 350 सीटों से ज्यादा पे 1 to 1 कैंडिडेट जो होंगे वो भारतीय जनता पार्टी को भाजपा विरोधी मतों के बंटवारे का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है और उसकी जिस तरीके से हवा बन रही है, तो उस हवा को किस तरीके से नैरेटिव बदला जाए और ये बताया जाए कि भाई देखिए, हमने बिहार में भी इनके 3 विधायक अपने साथ ले आए, हमने क्रॉस वोटिंग उत्तर प्रदेश में भी करा ली, हमने क्रॉस वोटिंग हिमाचल प्रदेश में भी करा ली, हमने क्रॉस वोटिंग कराने का प्रयास जो था कर्नाटक में भी किया, हमने चंडीगढ़ में अपना मेयर बनाने की देखिए किस तरीके से हमने बना लिया था। तो हम हर तरीके से मतलब आप वोट किसी को, मतलब ये चैलेंज राजनीतिक विपक्ष को नहीं है जी। ये चैलेंज इंडिया गठबंधन को नहीं है, ये चैलेंज उस जनता को है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। भारतीय जनता पार्टी उस जनता को चैलेंज दे रही है कि आप हमको वोट दीजिए ना दीजिए, हम या तो मशीनों से वोट ले लेंगे और मशीनों से भी वोट लेने में अगर नाकामयाब रहे तो आपने जिनको चुन के भेजा है हम उनको खरीद लेंगे, क्या कर लोगे। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी ये चैलेंज दे रही है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये जनता को चैलेंज दे रही है, अब उस जनता की जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी के इस चैलेंज को स्वीकार करे और 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी की ऐसी स्थिति कर दे कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का चैलेंज देने की स्थिति में कहीं बचे ही नहीं। राजीव जी जी, चैलेंज देने की स्थिति में बचे ही नहीं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पे हम चर्चा कर रहे हैं और विवाद उधर हिमाचल प्रदेश में गहराता जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो कांग्रेस के जो लोग हैं, वहाँ के विधायक हैं और ख़ासकर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को किडनैप किया गया है, उनको पंचकुला सर्किट हाउस ले जाकर रख लिया गया है और 9 एमएलए वहाँ के गायब हैं, जिसमें से 6 कांग्रेस के और 3 वहाँ निर्दलीय। ये 9 एमएलए कम नहीं होते और इनको वहाँ के सीएम सुक्खू ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि हमारे एमएलएज को किडनैप किया गया है और सीआरपीएफ के वैन में लेकर के आप गए हैं। ये सारी बातें, और उसके साथ साथ वहाँ अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है कि अभिषेक मनु सिंघवी की जीत हो रही है, यानी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की जीत हो रही है या किसी और की जीत हो रही है। एक बार आना चाहता हूं फिर से डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। कैसे देखा जाए जो कुछ चल रहा है? एक निराशाजनक तो है ही कि कोई जीते कोई हारे, लेकिन एक एक जीत के लिए आप जिस ढंग से जो हथकंडे अपना रहे हैं, उसके बाद फिर लगता है कि आप चाहे वो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हो या ऐसे और भी कई सारे लोकल बॉडी के चुनाव हो, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव और फिर विधानसभा के चुनाव हो, उपचुनाव हो, हर जगह तो आप इसी आपके कदम ऐसे ही बढ़ते हैं। आने वाला चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, मैं बार बार उस चुनाव की तरफ जा रहा हूं। वहां आपको लगता है क्या कि जो आज हम देख रहे हैं वही परिस्थितियां वहां देखने को मिलेंगी? क्या यहां से इंडिया गठबंधन के मनोबल को बढ़ते हुए या घटते हुए आप देखते हैं? कैसे देखा जाए? घटनाएं हैं, अभी सामने जो घटनाएं हो रही हैं उससे स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का मनोबल टूटेगा। लेकिन मैं इसके विस्तार में जाऊं, इससे आपने जितनी फहरिस्त गिनाई है उसमें सबसे नीचे सबसे छोटा चुनाव समझ लीजिए पंच का, किसी गांव के पंच और सरपंच का चुनाव। राजीव जी, मध्य प्रदेश में एक जिले के कलेक्टर ने सरपंच के चुनाव में सारे नियम भलाए ताक रख के बीजेपी के प्रत्याशी को जिता दिया था। बाकायदा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ टिप्पणी की, शिवराज सिंह की सरकार के समय की घटना है। कलेक्टर को वहां से हटाया गया, यानी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत गंभीर टिप्पणी की थी। यानी एक गांव के सरपंच के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सारे नियम कायदे कानून तोड़ सकती है, तो राज्यसभा तो बहुत बड़ी चीज है, हमारे सदन उच्च सदन है हमारा। लेकिन इसमें एक बात और है सर, एक पहलू जो डॉक्टर पाचपोर ने शुरू में कहा था कि कांग्रेस को या विपक्ष की तमाम सारी पार्टियों को फायर फाइटिंग के इंतजाम पहले से क्यों नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा राजीव जी, हरियाणा में केटीएस तुलसी, अजय माकन, ये लोग भी इसी तरह चुनाव हारे कांग्रेस के प्रत्याशी। उसके बाद भी कांग्रेस सबक नहीं सीखती, क्यों नहीं अपनी बाड़ेबंदी पहले से करती? गलती उन लोगों की तो है ही जो जनता के वोट से चुनकर आते हैं, एक पार्टी, एक विचारधारा, एक सिंबल पर, और उसके बिल्कुल विरोधी खेमे में चले जाते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अमलेंदु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका इलाज तो अब जनता को ही करना है। ये चैलेंज
भारतीय जनता पार्टी जनता को दे रही है, जनता का मखौल उड़ा रही है, जनादेश का मखौल उड़ा रही है। हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली का मखौल है ये कि चुने हुए लोग कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में, 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर विचारधारा बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाएं। ये बहुत खतरनाक है। जहां तक मनोबल का प्रश्न है, अब भी अगर बीजेपी के सामने कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों ने सबक नहीं सीखा, और सबक सीखने के बाद उनके पास दिन भी ज्यादा नहीं बचे, चंद दिन है, चुनाव की उद्घोषणा हो जाएगी मार्च के पहले दूसरे हफ्ते में। प्रत्याशियों का चयन करना है, ऐसे प्रत्याशी चयनित करने हैं जो जीतने के बाद में चले जाएं बीजेपी में। राजीव जी, हम जानते हैं इस बार का चुनाव बहुत कठिन है। 270 का आंकड़ा पार करने में बीजेपी को अभी से हाफ नहीं आ रही है। थोड़े से भी कम पड़े तो फिर खरीद फरोख्त होगी, दल बदल कानून को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। कौन परवाह कर रहा है दल बदल कानून की? लोग अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं कर रहे। तो लोकसभा चुनाव के पहले इतनी तैयारी कांग्रेस को और उसके सहयोगी दलों को करनी पड़ेगी प्रत्याशियों का चयन करते समय। यद्यपि इस बात की कोई गारंटी नहीं है, जो आज गंगा जली उठाकर कहे कि मैं आजीवन पार्टी के साथ रहूंगा निष्ठावान, वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी में न चला जाए, इसकी कोई गारंटी राहुल गांधी या नीतीश कुमार, क्षमा कीजिए, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव या कोई भी नहीं ले सकता। वो गारंटी सिर्फ ईडी सीबीआई के भरोसे से मोदी शाह ले सकते हैं। वो ये गारंटी दे सकते हैं कि उनकी पार्टी का आदमी उनको छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उनके पास ईडी सीबीआई आईटी एनआईए सब है। तो ये बड़ी चुनौती है। मनोबल फिलहाल 2-4 दिन के लिए जरूर डगमगाएगा, लगेगा। अगर हिमाचल की सरकार चली गई तो ये ऐन चुनाव के वक्त बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस के लिए और उसके घटक दलों के साथियों के लिए। पहले तो प्राथमिकता पर हिमाचल की अपनी सरकार को बचाएं। वे कैसे बचाते हैं ये वे जाने। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत इतना आसान भी नहीं है हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिरा देना, क्योंकि 9 विधायकों को आप लेके उधर गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार बनाने के लिए जो 36 विधायक 35 विधायक चाहिए, 35 इनके पास नहीं आते हैं, कमी रहती है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि अब जब आप 9 को खरीद सकते हैं तो 9-10 और खरीद सकते हैं, उसमें क्या है, सरकार बना सकते हैं। लेकिन देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर देश की सियासत और उसमें हॉर्स ट्रेडिंग करती हुई बीजेपी और पीछा करती हुई कांग्रेस और इधर समाजवादी पार्टी, 2 राज्यों की बात। एक तरफ पीछा करती हुई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, तो उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी। बीजेपी जो है वो पैसे कमा के रखी हुई है, आप जान रहे हैं कितना अपार धन है, अकूत धन है बीजेपी के पास, और उसका इस्तेमाल कर रही है। भले आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे उसमें बैन करवा दीजिए या कुछ और कर दीजिए, और जिसका चेहरा जो है वो पहले से ही बेनकाब हो, उसके नकाब उतरने का, जो चेहरा पे नकाब है उसके उतरने का क्या मतलब। सब जानते हैं अच्छी तरह से कि किसके चेहरे के अंदर क्या है, नकाब के पीछे क्या छिपा हुआ है, कैसा चेहरा छिपा हुआ है, ये सब कुछ जाहिर है। लेकिन उसके बाद भी हमको जो करना है वो हम कर रहे हैं। हर तरह के चुनाव, और उस चुनाव में जीत और सिर्फ जीत चाहिए। 3 राज्यों के चुनाव में भी ऐसा ही लग रहा था, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो या राजस्थान का चुनाव। इन चुनाव में भी आपने देख लिया कि वहां नतीजे क्या आए। क्या ऐसे ही नतीजे की उम्मीद करें, या इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ यहां चुनाव लड़ रहा है या लड़ने की तैयारी कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, उसको देखा जाए। क्या आज की जो चीजें हुई हैं इससे इंडिया गठबंधन जो है वो सबक भी लेगा, और दूसरा उससे इंडिया गठबंधन मजबूत भी होगा। क्या आज की तारीख में 2 बातें हुई हैं। एक तो बहुत बड़ा झटका देने की कोशिश, जो झटका लगा है और बीजेपी ने जो दिया है वो, और दूसरा जो लोग जो बिक सकते थे वो बिक गए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या कांग्रेस के हों। इससे क्या आने वाले समय में और आसान होगा, जरा समझना चाहता हूं। पहले प्रोफेसर रविकांत जी, उसके बाद आप दोनों साथियों प्रशांत टंडन जी, आपसे भी। रविकांत जी, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, निश्चित रूप से ये जो परिस्थितियां हैं बहुत चुनौतीपूर्ण है, और विपक्ष को कई मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। सिर्फ चुनाव में जाना, राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं
वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको वो लगातार अपनी यात्रा में कह रहे हैं, रख रहे हैं। लेकिन जो चिंता है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, जी जो पूरी मशीनरी है उसका कैसे दुरुपयोग होता है, जिस बेशर्मी के साथ जिसे कह दिया जाए कि ये तो चाणक्य नीति है, जिसको मास्टर स्ट्रोक कह दिया जाए, जब आप मैंडेट को हड़प लेते हैं, डरा देते हैं या खरीद लेते हैं, ये निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में एक बड़ी चुनौती होने जा रही है। और विपक्ष की एकजुटता ही नहीं बल्कि इस पर एक विचार विमर्श भी उसको करना है कि कैसे आने वाले वक्त में इन चुनौती से लड़ना होगा। वरना हमने अमेरिका में देखा ट्रंप के चुनाव हारने के बाद क्या हुआ था, और जिस तरह की एक भक्त मंडली तैयार है नरेंद्र मोदी के लिए, उनका जो समर्थक वर्ग है उसको भी हम लोग जानते हैं। जी तो लोकतंत्र को वहां तक कमजोर कर दिया गया है कि अगर कोई उलटफेर होता है तो फिर उसको भी हाईजैक करने की कोशिश होगी। निश्चित रूप से ये चुनौती है और इस चुनौती को विपक्ष को अभी से समझना होगा और इसके लिए अपने आप को मजबूत करना होगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, एक चुनौती है, इस चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत है, लेकिन विपक्ष कैसे मजबूत हो रहा है या होगा, ये भी एक विषय है, इस पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए, क्या यहां से एक मजबूती भी दिखाई देती है विपक्ष की? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। चुनाव तो कर्नाटक में भी हुए थे, लेकिन कर्नाटक में तो ये नहीं हो पाया क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सजग थी। मुझे हैरत ये हो रही है कि एक चीफ मिनिस्टर इतना असहाय, जिसके पास डीजीपी है, पुलिस है इस राज्य की, वो ये कह रहा है कि सीआरपीएफ की बस में बैठा के ले गए। क्यों पुलिस ने रोका नहीं उनको? यहाँ पे तो हम ऐसे राज्य देख रहे हैं जो ईडी के जो अधिकारी हैं उनको पुलिस जो है पकड़ लेती है। तो मुझे तो सुखविंदर सुक्खू जी के पूरे आचरण पे बड़ा अचरज हो रहा है कि इतना असहाय कैसे वो। अगर ये काम हो रहा था वहाँ, उनके पास लोकल इंटेलिजेंस है, उनके सूत्र होंगे, उनके पास पुलिस है, कैसे हो गया ये कांग्रेस को उनसे पूछना चाहिए। और कांग्रेस को अभी तो मान लीजिए कि ये फेस निकल जाए और एक वोट की गिनती हो जाए तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसके बाद सुखविंदर सुक्खू जी के बारे में कांग्रेस हाईकमांड को सोचना चाहिए कि आज की राजनीति में वो कितना रेलिवेंट हैं। जी क्योंकि पुलिस की ताकत तो बड़ी ताकत है, और जिस तरीके का राजनीति होती है मोदी काल में, उसमें तो ये सब साम नाम दंड भेद जरूरी है और उनको पता होगा। ऐसा मैं तो नहीं मान सकता कि उनको आज दोपहर पता चला कि वो वोट 9 विधायक जो है वो क्रॉस ओवर करेंगे। जी ये तो मैं मान नहीं सकता हूँ। तो कांग्रेस को इसे सबक लेना चाहिए। हालांकि मेरा मानना है कि इससे लोकसभा के चुनाव में असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव का नैरेटिव, लोकसभा के चुनाव के मुद्दे वो सब सेट हो चुके हैं और उसमें एक बड़े कैनवास पे लोकसभा का चुनाव होगा जिसमें सामाजिक न्याय, नौकरियां, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये सारे मुद्दे होंगे। और ये समाधियों से काम चलेगा नहीं, जो जल समाधि वगैरह जो बातें हो रही है उन सब से काम चलेगा नहीं। तो वो एक बड़े व्यापक कैनवास में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेके मोदी साहब अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं और वो कर भी नहीं पाएंगे। जाति जनगणना पे वो क्या करेंगे, जी नौकरियों पे वो क्या करेंगे, एमएसपी पे क्या करेंगे। वो कॉरपोरेट से इतना दबे हुए हैं कि वो एक भी फैसला नहीं ले सकते। तो ये जो चुनाव होगा, ये कॉरपोरेट से कितनी आज़ादी मोदी साहब ले सकते हैं। अगर कॉरपोरेट से आज़ादी ले लेंगे तो चुनाव बराबरी में लड़ेंगे
वरना ये सब मुद्दे हावी रहेंगे चुनाव में। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उधर हिमाचल प्रदेश में पंचकूला में पाए गए हैं ये तमाम 9 के 9 विधायक, और हिमाचल प्रदेश के, और उसमें भी 6 विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, 3 निर्दलीय हैं, 9 विधायक। और हरियाणा सरकार उनको लेकर गई है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ हिमाचल प्रदेश से हरियाणा सरकार 9 विधायकों को एक वैन में उठा के ले जाती है, जिसको आप कह रहे हैं कि यानी वहाँ के मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं कि उनका किडनैप हुआ है। तो फिर आप मुख्यमंत्री किस काम के हैं? छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री का पद, किसी और को दे दीजिए जो मजबूत हो। क्योंकि उनका एक बयान, सुक्खू का बयान सुबह एक ये भी आया था कि 40 हमारे विधायक हैं, अगर कोई बिका ना हो, अगर कोई बिक गया हो तो नहीं कह सकते हैं, वरना 40 वोट हमारे पक्ष में पड़ेंगे। ये इसका क्या मतलब था, ये इस बयान का क्या अर्थ है, आप समझ सकते हैं। अनिल सिन्हा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मसले पर यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ प्रशांत टंडन जी जो बात कह रहे थे, कर्नाटक का चुनाव जो है उसका रिजल्ट 4 में से 3 कांग्रेस और 1 बीजेपी, उनकी जीत घोषित हो गई। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश और उधर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 1 सीट के लिए, और वहाँ कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दिए समाजवादी पार्टी के नेता। चलिए, उनके साथ खेल पहले से ही हो रहा था, और ये भी मान लें कि जयंत चौधरी ने भी खेल कर दिया था, बिक गए थे वो पहले ही। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ सुक्खू जो हैं, उनका तो कमाल का है बिल्कुल। मतलब कांग्रेस के पास 40 सीट, 40 विधायक और 35 की जरूरत, और आप देखिए कि यहां परिस्थितियां बिल्कुल पलटती हुई दिखाई दे रही हैं। एक विधायक को आप लेके आए हेलीकॉप्टर से, उस पर भी कहा जा रहा है कि नहीं जी, इसको आप हेलीकॉप्टर से लाए, ये सही नहीं है, उनके वोट को अगर काट दिया जाए, हटा दिया जाए, तब तो हो गई कांग्रेस की जीत, हार गई कांग्रेस। फिर तो अलर्ट क्यों नहीं आखिर? और इतना कमजोर मुख्यमंत्री, कांग्रेस इतने कमजोर मुख्यमंत्री को रखकर अगले चुनाव में कैसे जाएगी? 4 लोकसभा की सीटें हैं, और हिमाचल प्रदेश में बल्ले बल्ले है अभी तक कांग्रेस पार्टी का। आप समझिए, उपचुनाव में वहां बहुत बड़ी जीत मिली थी कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद यह हालत। किसके हाथ में आपने दे दी सरकार? देखिए, ये प्रॉब्लम कांग्रेस में बहुत, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या जो भी पार्टी है विपक्ष, जो बीजेपी का, उसमें मुकाबले में मुकाबला करना इनके बस का नहीं है। और ये मैं मानता हूं कि ये इतना आसान भी नहीं है। अभी ये जो आप पंचकुला वाली बात कही, आपने बताई, जानकारी दी, तो मुझको ध्यान आ गया एकनाथ शिंदे वाला, कि ऐसे ही वो यहाँ से सूरत निकल गए वो लोग। और तो पवार साहब ने यही, शरद पवार ने यही पूछा था कि गृह मंत्री को और यहाँ के इंटेलिजेंस को और यहाँ के पुलिस को, ये मंत्री जा रहा है और एमएलए जा रहे हैं दूसरे स्टेट में, इसका पता भी नहीं चला, ये क्या बात है। तो उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला कि दिलीप वलसे पाटिल खुद ही उधर चले गए थे। तो वो मुझको जो एकदम पैरेलल इसका याद आ रहा है कि ये जो उन्होंने बॉम्बे में, मतलब महाराष्ट्र में किया, उसी टाइप का है कि अभी वो पंचकुला गए हैं, या कल हो सकता है और कैमरा भी दिखना शुरू हो जाए कि सूरत से निकल गए गुवाहाटी, वैसे ही ये लोग जो है वहां से निकल करके पता नहीं बॉम्बे आ जाए या कहाँ आ जाए। तो वो नाटक हो सकता है। मुझको लग रहा है क्या कि मीडिया के इस दावे को मैं अब सही मानने के लिए विवश हूं कि हिमाचल की सरकार बहुत खतरे में है। ये कोई, जैसे कि नीतीश के बारे में भी, नीतीश कुमार के बारे में मीडिया ने पहले से ही बताना शुरू कर दिया था, तो मीडिया को इस बारे में ज्यादा बेहतर जानकारी है और निश्चित तौर पर खतरे में है। सवाल है कि सुक्खू क्या कर सकते थे। सुक्खू उसका मैच नहीं कर सकते थे, तो उनको, जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर आपको रहना चाहिए क्या, तो उनको लोगों से जो मदद लेनी थी अपने नेताओं से या वहां से, ये तुरंत उनको इसके लिए करना था। तो ये जो मैकेनिज्म है, जिसको कि आप कहते हैं कि अलर्ट करने का या जो अपना सिग्नल्स को समझने का, ये मैकेनिज्म अभी भी इंडिया गठबंधन में तो एकदम नहीं है और कांग्रेस में भी नहीं है, और समाजवादी पार्टी में तो होने का चांस भी नहीं है, क्योंकि उनका उस तरह का पुराना अनुभव भी नहीं है रूलिंग करने का। इनको तो सब पता है कांग्रेस वालों को। तो मेरा है कि हिमाचल में जो चल रहा है, और जो अगर सरकार गिर गई तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सेटबैक होगा, और इसके लिए इनको अलर्ट हो जाना चाहिए।
सब आपने कहा क्या कि वो मुख्यमंत्री के रूप में, मैं तो ये कहता हूं कि आप जनता के पास कैसे नहीं जा सकते, मतलब लोगों को की भीड़ जो है रोक सकती है इनके ये क्या कहते हैं ऐसे विधायकों को, आप आंदोलन कर सकते हैं ना, बीजेपी के दफ्तर का घेराव होना चाहिए ना कि इस तरह से आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो रास्ता भी नहीं अपनाती है ना। जैसे कि भाई अखिलेश हैं, अखिलेश के साथ जिस तरह से किया गया अभी जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हो गई, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये जितने जाति जनगणना और जिस बाकी मुद्दे हैं उसी तरह से लोकतंत्र को इस तरह से चुनौती दी जा रही है। लेकिन आप देखेंगे कि सांसदों को भी जो निलंबित किया गया इतनी बड़ी संख्या में, उसके बाद भी विपक्षी पार्टियों ने इसको मुद्दा नहीं बनाया उस तरह से जनता में जाकर के। मुझको लगता है कि आपको हर स्टेज पर अगर आपके पास कोई उनके जैसा मैकेनिज्म नहीं हो सकता उसके मैचिंग, तो आपको कम से कम जनता के पास जाना चाहिए और उनको अलर्ट करना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। देखिए इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, दोनों को कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव जो है वो फंस गया है बुरी तरह, और यहां दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशी के बीच फैसला अब टाई हो गया है। 34-34 मत, 34-34 वोट दोनों को मिले हैं। राज्यसभा का चुनाव हिमाचल प्रदेश में बुरी तरह फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही दल को, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 34-34 वोट और के बीच ये फैसला जो है टाई हो गया है। अब यहां से आगे क्या कुछ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या टॉस होगा या कुछ और होगा? बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 34-34 वोट मिले हैं। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला, और वहां पर राज्यसभा चुनाव जो है वो फंस गया है। बहुत बड़ा पेच यहां फंसा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच फैसला टाई 34-34। हालांकि यहां कांग्रेस को 40 मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस को 40 नहीं, क्योंकि उसके 40 विधायक हैं। 40 नहीं बल्कि 34, यानी 6 विधायक कांग्रेस के बिल्कुल बागी हो गए, और इन 6 के 6 विधायकों ने कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी को वोट दे दिया। क्रॉस वोटिंग और कांग्रेस के 6 विधायक। इसके साथ साथ वहां हंगामा मचा हुआ है शिमला की सड़कों पे। कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां सड़कों पे और जीत का जश्न मना रहे हैं, और पहले से ही कह रहे हैं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो जीत गए। यहां 34-34 का मामला है अनिल सिन्हा जी, और यहां देखिए परिस्थितियां कैसे बदल चुकी हैं। पहले से ही जीत का जश्न, जो अभी आप कह रहे थे, जो बातें हम लोग कर रहे हैं कि जो एक एग्रेसिवनेस होना चाहिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस वक्त लखनऊ में जो बवाल मचाना चाहिए, या कांग्रेस के नेताओं को शिमला में जो बवाल मचाना चाहिए। भाई शिमला में, हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है, उसके बाद हरियाणा से मुख्यमंत्री साहब की गाड़ी आती है और आपके विधायकों को उठा ले जाती है। कमाल है भाई, इससे बेहतर नहीं हो सकता। तब तो भगवान बचाए वहां की जनता को। नहीं, एक चीज और इसमें समझने का है कि देखिए वो जो खुला खेल, मतलब बेशर्मी की हद है। किस तरह से 34 वोट आपने ले आया, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता उसकी देखिए कि मतलब नैतिकता, मतलब लोगों को ये सवाल उठाना चाहिए ना कि भाई आप जो है बेईमानी से जीत रहे हो, और उसके बाद हिम्मत, मतलब मुंह छिपाने के बदले रोड पर आकर के कर रहे हो। और मैं आपको बताता हूं कि वहां जो जिस एमएलए को लाया गया ये से मतलब एयरलिफ्ट करके, उसके बारे में जयराम ठाकुर ने वहां सब लोग मिल करके चले गए अकाउंटिंग सेंटर पे। अकाउंटिंग सेंटर पर जाकर के उन्होंने धावा बोल दिया कि उनकी गिनती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कि आप उनको एयरलिफ्ट करके लाए हैं। अब बताइए कि और वो कांग्रेस का विधायक है, उसको उसने अगर किसी तरह से वोट डालने के लिए लाया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन उसको लेकर के, मतलब आप सोच लीजिए कि जिसको कहते हैं क्या कि चोरी और सीनाजोरी, वो दोनों करने के लिए वो तैयार है, तो आपको मुकाबला उसी लेवल पे करना पड़ेगा। लेकिन अब एक बड़ा अच्छा हुआ कि एक चीज पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो है, उन्होंने बड़ी वकालत की थी एंटी डिफेक्शन के मामले में। जो महाराष्ट्र का जो पूरा केस हुआ, उसमें अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पेश हुए थे, और उन्होंने खोल करके मैं कपिल सिब्बल और दोनों ने बहुत वकालत की थी। भले ही फैसला किसी भी तरह का है, अंत में उनके ही पक्ष में गया। लेकिन अब ये अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट को ये विचार करना पड़ेगा
क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी उसी मामले में एंटी डिफेक्शन बिल को लेकर के गए थे और वो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फुल प्रूफ इंतजाम नहीं किया। हालांकि जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से अगर सेकंड प्रेफरेंस वोट हुआ होगा, जो कि क्योंकि ये प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है इसमें, तो ये जो 34 का पेच फंसा है तो वो सेकंड प्रेफरेंस की गिनती होकर के उस पर तय होगा कि किसको मिला। आप यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस का मामला नहीं बनता है अनिल सिन्हा जी, क्योंकि कैंडिडेट कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट नहीं, इसलिए सेकंड कैंडिडेट यहाँ एक ही प्रेफरेंस। टॉस है उपाय और कुछ नहीं है। और बीजेपी वाले कैसे करेंगे आप? जयराम ठाकुर जो है हमारे कैंडिडेट टॉस, लेकिन टॉस किसी मैच में कब बिल्कुल आखिरी समय होता था तो बल्ला लेके भाग जाते थे या विकेट उठा के भाग जाते थे, हम जीत गए, वैसे ही हम जीत गए कर रहे हैं यहाँ जयराम ठाकुर। चंडीगढ़ का मॉडल यहाँ लागू दिखाई दे रहा है। नहीं, आप महाराष्ट्र मॉडल भी कर सकते हैं इसको। अभी शुरू हुआ मॉडल भी, महाराष्ट्र मॉडल अभी शुरू हुआ है। वोट मतलब वहां तो जो हुआ, लेकिन जिस तरह से पंचकुला गए हैं तो अब पंचकुला के बाद कहाँ उनका ठिकाना होता है। जैसे सूरत गए, सूरत के बाद वो गए गुवाहाटी, गुवाहाटी के बाद गोवा गए। अब सब देखिए डेस्टिनेशन कितना लुक्रेटिव है, कितना शानदार है। और ये जो है परंपरा लोगों को बता दीजिए कि हजूरिया खजूरिया की परंपरा जो है ये बीजेपी ने शुरू की, जो देश की सबसे बड़ी नैतिक पार्टी बनने का दावा करती है। उन्होंने ये एमएलए को ले जाने का और रिसोर्ट में रखने का या दुनिया की सैर कराने का ये काम किया था। ये भी लोगों को बताना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर राकेश पाठक जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब। हमारे मध्य प्रदेश को क्यों भूल रहे हैं आप? सिंधिया जी भी तो विधायकों को लेके बेंगलोर घुमाने ले गए थे रिसोर्ट में। मध्य प्रदेश के लोग भी तो गए, उसी तरह सरकार गई। तो अब तो कई जगह ऐसे प्रतिमान स्थापित हो चुके हैं, घूमते रहते हैं विधायक लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी पिछले दिनों घूम के आए हैं उसी शिमला से, उसी हिमाचल से हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, ये क्या करके आ गए आप? क्या हो रहा है वहां? कौन सा स्टेट क्या मॉडल है इसकी हम चर्चा इससे न करें कि मोदी सरकार ने दो ही तरह की स्टेट्स बना दिए हैं। या तो जहां पर डिफेक्शन के द्वारा सरकार गिराई जाती है, या दूसरे राज्य वो है जहां पे डिफेक्टेड लोगों को ले जाया जाता है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में भी आ चुके हैं। मतलब मुझे भी मलाल है कि आप छत्तीसगढ़ को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप उपेक्षा मत कीजिए हमारे राज्य की। ठीक है, छोटा सा स्टेट है बेचारा, लेकिन यहाँ भी लाए जा चुके हैं दूसरे राज्यों के। तो बीच में इसके ऊपर एक बहुत अच्छा जुमला चला था, वाक्य ही चल पड़ा था, उसको पॉलिटिकल टूरिज्म कहा गया था। तो पॉलिटिकल टूरिज्म जो है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो चीज पिछले कुछ समय से कोविड के बाद से आप जानते हैं कि पर्यटन इंडस्ट्री जो है भारत की थोड़ी सी मार खा गई थी, तो उसको बढ़ावा देने के लिए सब कोशिशें हैं। मेरा लेकिन दूसरा ये कहना था कि मैं थोड़ा सीरियस नोट पे कर रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि मनोबल और नैतिकता के हिसाब से एक झटके जैसी बात लग रही है। हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार गिर भी जाए, लेकिन हमें एक ये भी याद रखना है कि जो लोग भी बेईमानी कर रहे हैं वो सब इलेक्टेड लोग तो हैं, लेकिन राज्यसभा के हो या मेयर का चुनाव हो चंडीगढ़ का, उसके मुकाबले लोकसभा के चुनाव का तो तरीका बिल्कुल अलग है, हम ये सब जानते हैं। तो वहां पर जनता और प्रत्याशी के बीच सीधी सीधी बात, मतलब एक सीधा सीधा वहां पर किसको वोट देना है किसको नहीं देना जनता ही तय करेगी। वहां पर कोई मोदी और शाह बीच में नहीं आएंगे कम से कम। उसके बाद अब ये जनता का काम है कि वो कैसे लोगों को चुनाव करके भेजती है। आप देखिए, हम चंडीगढ़ के मेयर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि मेयर के चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी उसको कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि हाँ ये कोई चाणक्यगिरी हो गई या कोई ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी इतनी चुप हो गई है, उसको बदनामी कहीं ज्यादा मिली है, ये बात भी सही है। हिमाचल प्रदेश का हम नहीं कह सकते, एक दो दिन में और पता चलेगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता ले लेती है नहीं ले लेती। अब तो ये हो गया है कि बहुत सारे जिन मॉडलों की हम बात कर रहे थे, देखिए गोवा में भी एक मॉडल था कि पता चला कि दिग्विजय सिंह साहब जो है वो एक होटल में सोते रह गए थे, उधर सरकार बन गई थी। महाराष्ट्र का आप मॉडल याद कीजिए कि रातों रात जो है सुबह 5 बजे शपथ ग्रहण करना पड़ गया था, उसके बाद 2-3 दिनों के बाद और बदलाव हो गया। दूसरी बात जो हम ये कह रहे हैं, शरद पवार ने ये कहा
कि किस प्रकार से वहां की पुलिस को पता नहीं चला, इंटेलिजेंस को पता नहीं चला कि वहां पर डिफेक्शन हो रहा है, लोगों को ले जाया जा रहा है। अरे भाई, शरद पवार के अपने घर में इतना बड़ा डिफेक्शन हो रहा था, शरद पवार को नहीं पता चल रहा था कि आपके भतीजे जो है वो जा रहे हैं छोड़ के। तो ये खेल भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से करती है, जिस प्रकार से दबाव डालती है, इसको निश्चित रूप से अनैतिक खेल का मुकाबला अनैतिक से नहीं हो सकता। इस बात को लेकर मैं आज भी दृढ़ हूं। हो सकता है कि जैसा मैं बार बार कहता हूं कि लोकतंत्र की लड़ाई कई देशों में बहुत लंबी चलती है, हो सकता है हमारे भी बहुत लंबी हो, लेकिन आप अगर उन्हें अनैतिक तरीकों का मुकाबला ऐसे करना चाहे कि अब देखिए, इसमें आप हम कह रहे कि सड़क पे आ जाना था, सड़क पे आके आप क्या कर लेंगे? वहां तो शपथ ग्रहण राजभवन में हो जाता है, 2 घंटे 4 घंटे में हो जाता है। जो सिर फूटने हैं वो पुलिस वालों के फूटने हैं, जो प्रॉपर्टी जलनी है वो पब्लिक की जलनी है, वो सरकारी हो सकता है बिल्डिंग पे पथराव हो जाए। इससे मोदी और शाह को कौन सी चिंता होती है? अगर इतनी ही चिंता होती तो क्या किसान आंदोलन के लिए सामने जो इतने सारी कीलें गड़ाई गई हैं, उसके बाद बहुत सारे बैरिकेड्स बनाए गए हैं, उनको इन चीजों की किसी चिंता नहीं है। मोदी, शाह और भारतीय जनता पार्टी को एक ही बात की चिंता है कि किस प्रकार से कितने राज्यों में, कितने नगर पालिकाओं में, कितने पंचायतों में हमारी सरकार बनती रहे, उस पे जा रहे हैं। मेरा केवल ये कहना है कि आपको सावधान रहने की जरूरत है, बहुत बड़ा लेसन है। जाने दीजिए, हो सकता है हिमाचल प्रदेश की सरकार आपको आपके हाथ से निकल जाए, जाने दीजिए। लोग इंडिया गठबंधन की जो मजबूत कीजिए। और राहुल गांधी का ये मुझे एक अच्छा लग रहा है कि इन चीजों से बिल्कुल वो अनजान हो गए, बेफिक्र हो गए, अपनी यात्रा में जा रहे हैं और लगातार एक तरह से अपने विमर्श को मजबूत कर रहे हैं। और यही विमर्श जो है वो जनता के द्वारा एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगा। अब देखिए, सर्वे भी सारे के सारे बता रहे हैं कि अच्छी खासी बढ़त जो है इंडिया गठबंधन को हो सकती है। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान कम देके आपको करना यह है कि आप इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाइए और बहुत ताकत से सजग होकर आप चुनाव में जाइए। यही एक तरीका है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। प्रशांत टंडन जी कुछ और कहेंगे, जोड़ना चाहेंगे इसमें? प्रशांत जी इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे? एक तरफ वहां 34 मत मिले हैं दोनों प्रत्याशियों को। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। 6 विधायक जो चले गए थे वो शिमला वापस लौट रहे हैं पंचकुला से। यह खबर भी आ रही है कि 6 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के ले जाए गए थे, उठाकर किडनैप करके, वो उनको छोड़ दिया गया है और वो वापस आ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ वापस आ जाने मात्र से नहीं यहां बन जाती है या बिगड़ जाती है। बात बिगड़ी हुई ऑलरेडी है और सुक्खू साहब जो हैं वो अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए और बहुत ही इत्मीनान से, आप याद कीजिए कि दिन में सुक्खू साहब इत्मीनान से कह रहे थे कि अगर नहीं बिके होंगे तो 40 के 40 वोट हमको पड़ेंगे। इसका क्या मतलब माना जाए? और दूसरी बात कि यहां से चलिए, इन लोगों ने बहुत ही आसान समझा इस चुनाव को, लेकिन इस आसान चुनाव को कितना गंभीरता से लेते हुए बीजेपी ने कितना मुश्किल चुनाव बना दिया कि अब सुक्खू सरकार के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। प्रशांत जी, सुक्खू सरकार को ये बीजेपी की मांग है कि सुक्खू इस्तीफा दें, सरकार उनकी हम गिराएंगे, क्योंकि उनके 6 विधायक अब उनके साथ नहीं है, हमारे साथ हैं। यहां छोटी मोटी बात नहीं होती कि आपकी सरकार है और आप 35 वोट नहीं ला पाए, 34-34 बराबर टाई हो गया और वहां तहलका मचाए हुए हैं कि हमारे कैंडिडेट हर्ष महाजन की जीत हो गई। ये बता दूं, हर्ष महाजन कभी सुक्खू के दोस्त होते थे, एक ही पार्टी के होते थे, वो चले गए उधर। हाँ, वो भी कांग्रेस के आयातित हैं, वो भी कांग्रेस से आयातित हैं वो भी। लेकिन राजीव जी, सवाल ये है कि अगर ये टाई होने का बात आधिकारिक रूप से कह दी गई है जी, तो 1 वोट का फैसला अब अदालत करेगी, ये मामला जाएगा अदालत तक। और बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि वोट देने वाला आदमी साइकिल से आए पोलिंग बूथ तक या जहां भी वोट डालना है, वो हेलीकॉप्टर से आए, वो बैलगाड़ी से आए, उससे कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसको अगवा ना किया गया हो, गन पॉइंट पर न लाया गया हो, उसके ऊपर कोई दबाव न डाला गया हो, तो वो तो ऐसा कुछ होगा नहीं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है राजीव जी कि सुक्खू साहब मुख्यमंत्री हैं। मुझे तो हैरत है कि वो संवैधानिक पद पे है और पुलिस और प्रशासनिक अमला उनके पास है। वो जनता के हितों का जान माल की रक्षा कैसे करेंगे अगर वो अपने विधायकों, उनके सामने से विधायक जो है वो
बस में भर के ले जाती है हरियाणा सरकार जी। और उसको रोक नहीं पाते, तो वहां की जनता के हितों की रक्षा कैसे करेंगे? वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं वो। और दूसरा एक सवाल और राजीव जी बड़ा महत्वपूर्ण खड़ा होता है कि एआईसीसी के हिमाचल के इंचार्ज राजीव शुक्ला है, क्या वो आज हिमाचल में थे? क्या वो शिमला में थे? उनकी क्या भूमिका थी? ये भी एक सवाल जो है कांग्रेस को पूछना चाहिए अपने आप से, क्योंकि राजीव शुक्ला तो बहुत तेज तर्रार माने जाते हैं। उनका अपना राज्यसभा का चुनाव तो वो हंसते खेलते निकालते हैं, क्रॉस वोटिंग भी करा सकते हैं। सेफ जोन में रहते हैं हमेशा। हाँ, तो राजीव शुक्ला जैसा व्यक्ति अगर हिमाचल का इंचार्ज है तो वो क्या कर रहे थे? ये सवाल भी कांग्रेस को पूछना चाहिए अपने आप से। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, यहाँ से क्या कुछ आप देखते हैं? यहाँ जो एक उत्साहवर्धन जो इंडिया गठबंधन, कल परसों हमने वो तस्वीर देखी, रविवार को शानदार तस्वीर आगरा से, दोनों यूपी के लड़के साथ साथ एक कार की छत पे बैठे हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए थे। और एक अलग तरह का माहौल, इंडिया गठबंधन मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ। फारूक अब्दुल्ला ने भी आज कह दिया कि हम सब साथ में, इंडिया गठबंधन के साथ में हम जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ेंगे। और इधर आपने ही बताया कि 8वां नोटिस पहुंच गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहाँ, और उसके बाद भी वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, डाउन नहीं हो रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हाल है। वैसे में ये चुनाव कितना बीजेपी को मजबूती देता है, या कितना मजबूत यहां से आगे देखते हैं या कमजोर देखते हैं इंडिया गठबंधन को? राजीव जी, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को उतनी मजबूती देता है जितना राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे रही है। यानी ये एक दिन का इवेंट आज खत्म हो जाएगा, कल भारतीय जनता पार्टी को दूसरा इवेंट चाहिए होगा। तो जब तक चुनाव राजीव जी नहीं आ जाते हैं, घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कुछ ना कुछ इवेंट का इंतजाम करती रहेगी और उसको करते रहना चाहिए। क्योंकि जनता में इवेंट भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन पा रहा है, तो हवा में इस तरीके के इवेंट बनने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के इवेंट बनाती रहेगी। जहां तक ये है कि इंडिया गठबंधन का इससे क्या डिमोरलाइज हुआ, मुझे लगता है कि इससे डिमोरलाइज की होने की कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके अपनाती है वो इस तरीके के हथकंडे हर जगह अपनाएगी। सीआरपीएफ के जरिए जो विधायकों को उठाने की बात है राजीव जी, तो वो सीआरपीएफ तो पंजाब में जाकर के किसानों के घर घर जाकर के तलाशी ले रही है। पंजाब की सरकार ने सीआरपीएफ का क्या बिगाड़ लिया? ये सीआरपीएफ जाकर के मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन के घर पे पहुंच जाती है, ईडी उस सीआरपीएफ को लेकर के वहां मुकदमा कायम होता है, फिर वो मामला अदालत पहुंचता है, वो अलग की मसले। तो अब आप ये देखिए कि चीजें क्या हो रही हैं। यानी कि अब सीआरपीएफ के जरिए विधायकों को भी उठाया जा रहा है। तमिलनाडु का राजीव जी कल मसला ये था, वो ईडी का जाकर के पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और तमिलनाडु की तरफ से ये दलील दी गई कि भाई क्या ईडी हर मामले की जांच करेगी? और अगर ईडी हर मामले की जांच कर सकती है तो राज्य की मशीनरी क्या करेगी? राज्य भी तो एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के तहत इकाई है, उसकी भी अपनी एजेंसियां हैं, वो क्या करेंगी? ईडी का काम जो है वो पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करना है, और क्या खनन की जांच भी ईडी करेगी? तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ईडी को आप सहयोग कीजिए, तो ठीक है ईडी को सहयोग करेंगे, मगर जो अधिकार क्षेत्र ईडी का है उसी अधिकार क्षेत्र में ईडी काम करेगी। तो राजीव जी कुल मिलाकर के जिस तरीके से पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, और ईडी और सीआरपीएफ और मतलब पहले तो थे सीबीआई और ईडी थे, अब ये सीआरपीएफ तीसरा तोता और जुड़ गया है इसमें आकर के, एनआईए चौथा तोता है। तो एक तोतों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बढ़ गई है। आप ये कह सकते हैं कि सारे तोतों को लेकर के एक साथ काम किया जा रहा है। तो इन सारे तोतों से लड़ना इतना आसान भी नहीं है, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि सरकार से लड़ना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं तो कठिन काम तो है, उससे लड़ाई जिस भी तरीके से लड़ी जा सकती है लड़ी जा रही है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के इन हथकंडों के खिलाफ जो भी राजीव जी मजबूती के साथ खड़ा है, हार और जीत का प्रश्न नहीं है कि कौन हार गया कौन जीत गया, लेकिन जो भी इसके खिलाफ मजबूती से खड़ा है वो बहुत ज्यादा प्रशंसा का पात्र है, कि उसे मालूम है कि ईडी सीबीआई एनआईए और सीआरपीएफ चार तोते इस सरकार के पास हैं,
और ये 4 तोते जो है सारे राज्यों के ऊपर भारी पड़ते हैं, उसके बावजूद अगर लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं और इस सरकार के खिलाफ अगर तन करके खड़े हुए हैं, तो जो भी तन करके खड़े हुए राजीव जी वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये कुल मिलाकर के अब जनता की जिम्मेदारी है कि इन तोतों की शक्ति को जो है वो शक्तिहीन किया जाए, जो सरकार के पास इन तोतों की शक्ति आ गई है। तो इस शक्ति को शक्तिहीन तभी किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को आप किसी स्थिति में छोड़े ही नहीं कि वो किसी का भी इस्तेमाल करने की स्थिति में हो। तो वो समय राजीव जी मुझे लगता है कि आएगा, और जिस तरीके की घटनाएं रोज होंगी, जैसा मैंने कहा कि ये इवेंट एक दिन का है, आज इवेंट ये खत्म हो जाएगा, हर्षवर्धन जी जीत जाए हार जाए कुछ भी हो जाए, उत्तर प्रदेश में संजय सेठ जी हार जाए जीत जाए, भाई अगर जीत भी जाएंगे तो ठीक है, दो आपके 2 राज्यसभा के सांसद आ गए, ले गए आप जीत करके, ठीक है, आपने 10 विधायक ले लिए, ठीक है, ले गए आप 10 विधायक, लेकिन कल क्या होगा, जाना तो आपको जनता के बीच में है ना। तो 2024 का चुनाव राजीव जी को मिलाकर के जो है वो जनता की जिम्मेदारी है, और जनता को अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभानी है जाकर के। मुझे लगता है कि इसी पे इस बात को समाप्त किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव, उससे पहले एक महत्वपूर्ण चुनाव राज्यसभा का, और इस राज्यसभा के चुनाव में खासकर 2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, दोनों जगह खेला, और इस खेला में कहीं ना कहीं एक्सपोज होती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। असली चेहरा बीजेपी का सामने आ रहा है, और इसीलिए यहां इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती के साथ इस असली चेहरे के सामने एक अपना चेहरा लगाने और जनता उसमें जनता का साथ उसे कितना मिलता है, कैसा मिलता है, ये सब देखने और उस मजबूती के साथ चुनाव में खड़े रहने की जरूरत है। लेकिन अपने विधायकों को आप कैसे बचाएंगे, क्योंकि जनता चुन के देती तो है, भेज देती है, लेकिन उसके बाद ये जो बिक जाते हैं, जो बिक गए 6 विधायक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के बिक गए। अब कांग्रेस पार्टी का जो मुखिया वहां पे है, 2 हैं, एक तो मुख्यमंत्री हैं, दूसरे वहां के प्रभारी राजीव शुक्ला क्या कर रहे थे। सवाल बहुत बड़ा है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को ढूंढना होगा। अंदर खाने से खबर यही आ रही है, जैसा दावा बीजेपी के लोग कह रहे हैं, और हर्ष महाजन जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके प्रभारी का कहना है कि हमारे कैंडिडेट की जीत हुई है। तो यहां बीजेपी की जीत हुई या कांग्रेस की जीत हुई, थोड़ी देर में वो भी पता चल जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण रहा ये चुनाव, और यहां से एक चेहरा जो है वो सामने आया है बीजेपी का, और बार बार वो सामने आ रहा है, पहली बार नहीं है। चेतने की जरूरत विपक्ष को है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों यहां पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, जबकि आज बीजेपी को बैकफुट पर होना चाहिए था। अच्छा है कि चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा झटका इन दोनों पार्टियों को, दोनों दलों को, क्योंकि ये दोनों अपने अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए। आज तो यही तस्वीर है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अनिल सिन्हा जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये खबर जो है अच्छी नहीं हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट खबर है कि जो कुछ हो रहा है वो हम आप तक उसकी तस्वीर पहुंचा रहे थे। चेतने समझने की ज़रूरत है, खासकर कांग्रेस को, कि किस मजबूती के साथ, क्योंकि